लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प को लेकर बिहार की राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है। जो आरजेडी की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें या एनडीए की बात करें, बीजेपी की बात करें, लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे हैं। दोनों पार्टियों के जो नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं कि हार की बौखलाहट दिख रही है। इसके वजह से जो कि चुनाव के दौरान ये दिखना नहीं चाहिए, हिंसक झड़प नहीं होनी चाहिए। वही रोहिणी आचार्य बीजेपी के ऊपर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। रोहिणी आचार्य का कहना है कि मेरे साथ भी गंदी मुझे गालियां दी गई, मेरे ऊपर ईंटें पत्थर फेंके गए, हालांकि मुझे चोट नहीं लगी है। ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं ये गुंडे हैं, इनके ऊपर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, इनको जेल भेजनी चाहिए। लेकिन अगर सारण लोकसभा सीट की बात करें तो शुरुआती दौर से ही, जब से रोहिणी आचार्य का नामांकन हुआ है और राजीव प्रताप रूढ़ी ने कई आरोप लगाए, उनके नामांकन में त्रुटियों को लेकर भी रूढ़ी ने आरोप लगाए, राजीव प्रताप रूढ़ी ने। तो ये जो हॉट सीट तो बना ही जा रहा था सारण को, लेकिन आरोप प्रत्यारोप बढ़ते बढ़ते हिंसा में तब्दील हो गया। ये बड़ी बात देखने को मिली है बिहार में। ये जो चुनाव के दौरान हिंसा की बात कही जाए तो 90 के दशक में ये देखा जाता था, लेकिन ये सारण लोकसभा क्षेत्र में इस बार जो ये हिंसा की बात आई है वो बड़ी बात है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। बिहार में वर्षों बाद पोस्ट पोल वायलेंस का मामला सामने आया है। छपरा के भिखारी ठाकुर चौक पर 5वें चरण के मतदान के बाद दो गुटों के बीच भीषण मारपीट हुई और बाद में फायरिंग के बाद 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें चंदन यादव नामक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 अन्य का इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद छपरा में बवाल मच गया और 2 समुदाय आपस में आमने सामने आ गए। इसके मद्देनज़र जिला प्रशासन और छपरा पुलिस अलर्ट हो गई और 2 दिनों तक इंटरनेट सेवा बाधित कर दिया। इस घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया, जहां आरजेडी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए साफ तौर पे कहा कि इस मामले में बीजेपी हार से हताश है और बीजेपी के कार्यकर्ता इस तरह के वारदात को अंजाम दे रहे हैं। वहीं नीरज कुमार जेडीयू के प्रवक्ता के तौर पे लालू प्रसाद यादव की फैमिली पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब लालू परिवार चुनाव में कूदती है तब इस तरह के मामले सामने आते हैं। छपरा की इस घटना के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू हो गया है, लेकिन जिस अंदाज में पोस्ट पोल वायलेंस का मामला सामने आया है उससे बिहार के लोग काफ़ी चिंतित है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर अब 2 चरणों की 115 सीटों पर चुनाव मात्र शेष रह गया है, जिसमें दिल्ली की 7 सीटों पर भी चुनाव होना है। इंडिया अलायंस गठबंधन हो चाहे एनडीए हो, दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक रखी है और एक बार बीजेपी फिर कोशिश कर रही है कि 2014 और 19 की तर्ज पर 24 में भी 7 सीटों पर जीत दर्ज की जाए। तो वहीं इंडिया अलायंस ने कमर कस ली है। लगातार अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं और अब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे और रोड शो का आगाज करेंगे। बीजेपी नेता के साथ साथ कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि इस बार जो 2014 और 19 के नतीजे रहे थे उससे विपरीत 2024 के नतीजे होंगे और 7 सीटों पर इंडिया अलायंस अपने सांसद चुनकर पार्लियामेंट भेजेगा। कैमरा पर्सन मधुर कैंतोला के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। 5 चरण के मतदान के बाद 6ठे चरण के मतदान के लिए दिल्ली में राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। दिल्ली में 25 मई को मतदान है, इसके लिए बीजेपी ने सारी ताकत झोंक दी है। बीजेपी कई बड़े नेता दिल्ली में कैंपेन कर रहे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हैं। जेपी नड्डा की आज दिल्ली में 3 सभा है और कई रोड शो को संबोधित करना है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का भी राजनीतिक कार्यक्रम है, जो एक रोड शो के अलावा एक रैली को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री को भी दिल्ली बुलाया गया, जो अपने अपने राज्यों से संबंधित लोगों को संबोधित कर रहे हैं और कैनवासिंग का काम कर रहे हैं। जाहिर तौर पर बीजेपी चाहती कि 7 से 7 लोकसभा सीट इस बार फिर बीजेपी की झोली में जाए, इसलिए बीजेपी ने सारी ताकत दिल्ली की ओर झोंक दी है। मैं शरद बारी के साथ कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को लेकर दिल्ली पुलिस मुंबई पहुंच चुकी है।
मुंबई में विभव कुमार को लेकर कई अलग अलग लोकेशंस पर दिल्ली पुलिस जा सकती है, जहां पर उस मोबाइल फ़ोन के डेटा को डिलीट किया गया है जो विभव कुमार के पास था और जिससे वीडियोज़ रिकॉर्ड किए गए थे। साथ ही कई दूसरे कनेक्शन भी मुंबई में दिल्ली पुलिस को मिले हैं। उन सारी चीज़ों की तहकीकात दिल्ली पुलिस करेगी, इसलिए इस पूरे कनेक्शन में विभव कुमार को मुंबई लाया गया है। मुंबई में विभव कुमार से पूछताछ करके उन सभी जगहों पर जाने की कोशिश करेगी दिल्ली पुलिस जिस जगह इस केस से जुड़े सबूत हो सकते हैं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल विभव कुमार के अरेस्ट होने के बाद से लगातार केंद्र सरकार पर आक्रामक नजर आ रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को केंद्र सरकार गिराना चाहती है और इसलिए इस तरीके से उन सभी लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो कि अरविंद केजरीवाल से करीबी हैं। चुनाव का समय है, अरविंद केजरीवाल को पता है कि इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पर मोड़ा जा सकता है। शायद इसी वजह से अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले खुद की गिरफ्तारी देने के लिए दिल्ली में एक बड़ा मोर्चा भी निकाला था। हालांकि दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट बालकिस के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा द्वारा भगवान जगन्नाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भक्त बताए जाने पर राजनीति गर्म हो गई है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और इसी के चलते कहीं न कहीं संबित पात्रा को बैकफुट पे आना पड़ा है और उन्होंने 3 दिन के उपवास की घोषणा की है। उनका कहना है कि उनसे गलती हुई है, वो इसका पश्चाताप करेंगे और भगवान जगन्नाथ उनको माफ़ करेंगे क्योंकि प्रभु अनजाने में की गई गलती को माफ़ करता है। पर बड़ी बात है कि भगवान के माफ़ी के बाद भी क्या जनता उन्हें इसके लिए माफ़ करेगी, ये चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा। कैमरामैन रमेश के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। सत्ता के संघर्ष में पूर्वांचल में सियासी घमासान चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूर्वांचल में धुआंधार चुनावी अभियान चला रहे हैं और ऐसे में विपक्ष के नेता भी अब पूर्वांचल में ताबड़तोड़ सभाएं और रैलियां कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मातृशक्ति सम्मेलन के बाद इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के वाराणसी से प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में प्रियंका गांधी 25 मई को यहां पर रोड शो आयोजित करेंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी काशी में मातृशक्ति सम्मेलन कर महिलाओं को साधने की कोशिश की। उन्होंने 25,000 महिलाओं से सीधा संवाद कर भाजपा के मिशन 24 के बारे में जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं को यह भी बताया कि भाजपा किस प्रकार से आधी आबादी को आत्मनिर्भर बनाने और महिला सुरक्षा या समृद्धि के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महिलाओं से सीधा संवाद भी किया और उन्होंने यह भी बताया कि भाजपा की सरकार पिछले 10 वर्षों से लगातार महिला की समृद्धि, महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए निरंतर कार्यरत है और 2024 में भाजपा की सरकार बनने के बाद भी महिलाओं की खुशहाली के लिए सरकार पहले दिन से ही काम करना शुरू कर देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये मातृशक्ति सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची थी और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को बड़े ध्यान से सुना और इसमें यह भी देखा गया कि समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र की महिलाओं की सहभागिता रही। वहीं अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय भी प्रियंका गांधी के रोड शो के जरिए यहां वाराणसी में एक चुनावी माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधी टक्कर ले रहे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में उनके ऊपर एक बड़ा दबाव भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो कितनी मजबूती से चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी का रोड शो भी देखने लायक होगा कि इसमें कितनी भीड़ जुटती है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय के लिए प्रियंका गांधी कितना माहौल बना पाती है। वाराणसी से कैमरा पर्सन नवनीत राय के साथ सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। गरीबों और पिछड़ों का आरक्षण छीनने नहीं दूंगा, ये है
मोदी की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक समय था जब प्रयागराज में माफियाओं का राज हुआ करता था, मगर बीजेपी सरकार ने उन जमीन पर गरीबों को आशियाना दिया। इतना ही नहीं, महागठबंधन पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार आती है या महागठबंधन की सरकार बनती है तो CAA और 370 को रद्द कर दिया जाएगा, राम मंदिर पर ताला लटका दिया जाएगा। प्रयागराज के परेड ग्राउंड में अपार जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज त्रिपाठी और प्रवीण पटेल को जनता का आशीर्वाद देने की अपील की। हम आपको बता दें कि साल 2014 और साल 2019 में दोनों ही सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 4 जून को क्या बीजेपी तीसरी बार चुनकर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आज कहा कि अरविंद केजरीवाल जनता में भ्रम फैलाने का काम ना करें। अरुण साव ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं, ना तो वो शराब घोटाले के आरोप से मुक्त हुए हैं और ना ही उन्हें स्थायी जमानत मिली है। अरुण साव ने ये भी कहा कि उन्हें एक मियादी अंतरिम जमानत मिली है, म्याद खत्म होने के बाद उन्हें स्वयं सरेंडर करना होगा और जेल जाना होगा। अरुण साव ने ये भी कहा कि नक्सलवाद और आतंकवाद को लेकर उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे काम कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार नक्सलवाद और आतंकवाद को लेकर कठोर और ठोस कार्रवाई कर रही है। एक तरफ उन्होंने छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लोक निर्माण विभाग के साथ बैठकर लगातार बात कर रही है, उसकी कार्यशाला आयोजित कर रही है और हर संभव उपाय पर विचार कर रही है जिससे छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे सड़क हादसों को रोका जाए। आपको बता दें कि कल ही छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 19 लोगों की मौत हुई है और ये सारे जो मरने वाले मजदूर थे ये तेंदुपत्ता संग्राहक थे। सरकार ने 5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान भी किया है मृतकों को और जो पीड़ित हैं, घायल हैं, उनको 50,000 की राशि देने का भी ऐलान किया है। तो इस समय सड़क दुर्घटनाएं छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए एक बड़ा सरदर्द है। लगातार छत्तीसगढ़ के किसी न किसी कोने में इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं और सरकार इसको लेकर भी मंथन चिंतन कर रही है। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। 5 चरण चुनाव के बाद नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती के गैसड़ी विधानसभा में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंड गठबंधन के लोग आपकी संपत्ति घुसपैठियों में बांटना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि औरंगजेब के राह पे चलकर जिस तरह औरंगजेब ने जजिया कर लगा के हिंदुओं का धर्मांतरण कराई थी, उसी राह पे कांग्रेस भी निकल पाई है। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस जात विरोधी, धर्म विरोधी और गरीब विरोधी है और कांग्रेस का चरित्र रहा है कि इन सबको बांटकर देश को लूटा जाए। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। जमीन घोटाला मामले में कथित आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका का ईडी ने विरोध किया है। ईडी ने कहा है कि हेमंत सोरेन पर लगे आरोप काफी गंभीर है और उन्हें चुनाव प्रचार प्रसार के लिए अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए संविधान में कहीं भी व्याख्या नहीं की गई है। वहीं हेमंत सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हेमंत सोरेन को लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए अनुमति मिलनी चाहिए, क्योंकि केजरीवाल को भी इसी कोर्ट ने अनुमति दे रखी है, इसलिए दोनों मामला लगभग बराबर का है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में भी आगे सुनवाई जारी रहेगा, लेकिन जिस तरीके से हेमंत सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें रखी और ईडी ने हलफनामे के जरिए विरोध किया है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले समय में हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं, यह कहना बहुत मुश्किल है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन मनु के साथ गोपाल कृष्ण।
मध्य प्रदेश में चारों चरणों के मतदान संपन्न हो गए हैं, मगर कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही है। अब एक नया आरोप भोपाल संसदीय सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अरुण श्रीवास्तव ने लगाया है। अरुण श्रीवास्तव का कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पर अब उनके जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं परेशान किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, पुलिस द्वारा उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको रोका जा रहा है कि मतगणना एजेंट नहीं बने, और मतगणना एजेंट नहीं बनने पर कांग्रेस उम्मीदवार को खासी दिक्कत भी हो सकती है। इसकी शिकायत लेकर अब कांग्रेस उम्मीदवार का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला और उनसे इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है और संबंधित अधिकारियों पर जिन पर आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, उनका तबादला करने की भी मांग कांग्रेस उम्मीदवार ने की है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। झारखंड बीजेपी में इन दिनों नोटिस का खेल चल रहा है। हजारीबाग के वर्तमान सांसद जयंत सिन्हा को पार्टी ने एक नोटिस भेजा है और उनसे पूछा है कि जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है आप लगातार चुनाव कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं, चुनाव कार्यों में कोई दिलचस्पी नहीं रख रहे हैं। प्रदेश के महामंत्री के हस्ताक्षर से जारी एक पत्र में कहा गया है कि आपने यहां तक कि मताधिकार का प्रयोग तक नहीं किया। ऐसे हालात में पार्टी की छवि धूमिल होती है, क्योंकि वैसे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है जो लोगों को बूथ तक लाने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। इतना ही नहीं, धनबाद के विधायक राज सिन्हा और 5 मंडल अध्यक्षों के खिलाफ भी नोटिस जारी किया गया है और उनसे पूछा गया है कि चुनाव में जिस तरह से आप लोग लगातार पार्टी के विरोध में काम कर रहे हैं, जिस तरह से पार्टी के विरोध में प्रचार कर रहे हैं, ऐसे हालात में क्यों नहीं पार्टी आपसे इस पर कारण पूछे और क्यों नहीं आपके ऊपर कार्रवाई करे। अब 2 दिनों के अंदर दोनों को पार्टी के इस नोटिस का जवाब देना है। देखना है कि आखिर ये दोनों नेता जवाब क्या देते हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। इंदौर में संसदीय चुनाव के दौरान कई सारे कांग्रेसी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। इसी कड़ी में 3 पार्षद भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा के साथ हो गए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलवाई थी। कांग्रेस पार्षद दल ने इसकी शिकायत राज्यपाल से की है और कहा है कि दल बदल विधेयक के अंतर्गत इन तीनों की पार्षदी समाप्त की जाए और उन वार्डों में फिर से चुनाव कराए जाएं। कांग्रेस पार्षद दल का कहना है कि ये 7 दिन में यदि राज्यपाल उनकी सुनवाई नहीं करते हैं तो वे हाईकोर्ट की शरण लेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि राज्यपाल उनकी समस्या का हल निकालते हैं या उन्हें हाईकोर्ट जाना पड़ता है। हमने आवेदन किया है राज्यपाल महोदय से कि आप इस और ध्यान दीजिए कि इस तरह की जो अनैतिकता राजनीति में आई है उसे दूर करने के लिए अच्छे कठोर कदम उठाए जाएं ताकि लोग 100 बार सोचें ऐसे कदम उठाने के। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। महाराष्ट्र में 5वें चरण में कम वोटिंग फीसदी ने राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है। वहीं मतदाताओं ने कहा है कि मतदान केंद्रों पर जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई थी वो गलत थी। इन आरोपों के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल कई मतदाताओं ने शिकायत की है कि सोमवार मतलब कि 20 मई को भीषण गर्मी में भी मतदान केंद्रों पर छायादार तंबू, पंखे, कुर्सियां और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। इससे परेशानी उठानी पड़ी, जिसका असर मतदान केंद्रों पर देखा गया। वहां पर मतदाताओं की जो संख्या थी वो ना के बराबर नजर आई। 5वें चरण के मतदान के दौरान महाराष्ट्र की 13 लोकसभा सीटों पर औसतन
3% मतदान दर्ज किया गया है। वहीं 13 में से मुंबई की 6 लोकसभा सीटों पर औसतन 52.27% मतदान हुआ है, जबकि 2019 आम चुनाव में यह 55.38% था। बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। राज्य में 5 चरणों में चुनाव हुआ है। इसके साथ ही जिस तरीके से कल महाराष्ट्र में 5वें चरण में आखिरी मतदान था, मतदान केंद्रों पर जिस तरीके से युवाओं की संख्या कम दिखी, मतदाता जो वहां पर वोटिंग करने आए थे उन्होंने भी कई ऐसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है। हालांकि देखना होगा कि जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो क्या कुछ परिणाम दिखाई देगा। कैमरामैन बाला के साथ में आंशु तिवारी, भारत एक्सप्रेस। ग्वालियर अंचल में गर्मी अपने बिल्कुल सवाब पर बनी हुई है और गर्मी का तापमान जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ग्वालियर में भी गर्मी का असर सड़कों पर देखने को मिल रहा है। लोगों को घर से निकलने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो लोग ज़रूरी काम से अपने घर के बाहर निकल रहे हैं वो है पूरी तरह से कहीं ना कहीं तौलिया या शीतल पेयजल पदार्थों की मदद के सहारे ही अपने कार्यों को अंजाम दे पा रहे हैं। ऐसे में जो मौसम विभाग है उसके द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है। किसी जगह येलो अलर्ट तो कहीं रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तापमान की बात करें तो लगातार 45 प्लस बना हुआ है, यानी कि 46 और 47 के आसपास टेम्परेचर हाई वोल्टेज पर बना हुआ है। ऐसे में लोगों को राहत मिलने की उम्मीद ना के बराबर नज़र आ रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी सभी को एडवाइज़र जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें, ठंडक में रहें और शीतल पेय पदार्थों का उपयोग करें, ग्लूकोज जैसी चीज़ों का भी उपयोग करते रहें। वहीं बच्चों को भी इससे बचाव के लिए राहत की चीज़ें बच्चों को देने की बात डॉक्टरों के द्वारा एडवाइजरी दी गई है। वहीं मौसम विभाग के द्वारा इस तरह का मौसम लगातार 3 से 4 दिन अभी बना रहेगा। जून माह में जिस तरह से हीट वेव यानी कि ज़्यादा गर्मी बढ़ने के आसार बने हुए हैं और जिस तरह से नौतपा आएंगे उसमें अभी मौसम विभाग के द्वारा कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ने की बात कही गई है। यानी कि लोग हाल बेहाल बने हुए हैं इस मौसम में और गर्मी अपने पूरी तरह से सवाब पर है और लोग काफ़ी बेहाल बने हुए हैं। इसकी यही बड़ी वजह है कि गर्मी के इस सीज़न में लोग अपने घर से निकल नहीं पा रहे हैं और बचाव राहत की जो कार्य है, मतलब चाहे तौलियों को लगाकर या शीतल पेय पदार्थ हो, नींबू की शिकंजी हो, दही की लस्सी हो, या इस तरह के पेयजल पदार्थों की मदद से ही वो है अपने कामों तक पहुंच पा रहे हैं और कार्यों को कर पा रहे हैं। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज हरियाणा दौरे के साथ साथ चंडीगढ़ में भी थे और चंडीगढ़ में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी साथ रहे। साथ ही साथ चंडीगढ़ से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार मनीष तिवारी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जहां मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी केवल झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं और अब हालत ये आ गई है कि एक दिन अहमदाबाद में मैं और वो अलग अलग जगह पर सभाएं कर रहे थे तो वो कह रहे थे लोगों से कि अगर आपके पास 2 भैंसें हैं तो एक भैंस कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद मुसलमानों को दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी जी को इस तरह से झूठ नहीं बोलना चाहिए और जिस तरह के आरोप वो कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे हैं उन्हें नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार राम मंदिर का नाम ले रही है और राम मंदिर के निर्माण की बात कर रही है, हम जब सत्ता में आएंगे तो संपूर्ण राम मंदिर का निर्माण कर लोगों को समर्पित करेंगे। और जहां तक राम की बात है तो इस देश में कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को, कोई शंकर को, तो आदिवासी प्रकृति की पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोगों को यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि मोदी एक डायनेमिक लीडर हैं और देश के पास मोदी के सिवा और कोई नेता नहीं है, यह गलत बात है। और आने वाले वक्त में जब चुनाव संपन्न हो गए और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी तो वो मिलकर तय करेंगे कि कौन देश का नेतृत्व करेगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन स्वास्तिक के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस।